Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Arslan Seti and I'm back with another important lecture related to the IOBM, CBM and the ZABIS entrance test for the fall 2026 intake. आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि रीसेंट एग्जाम्स के अंदर क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग के पोर्शन के अंदर जैबिस के टेस्ट के अंदर एंड आईओबीएम सीबीएम के टेस्ट के अंदर आए हैं एंड दीज आर ऑथेंटिक क्वेश्चंस एंड दे वर रिपोर्टेड बाय माय स्टूडेंट्स जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जिन्होंने अपना टेस्ट एस किया और उनकी फीडबैक के ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो मैंने ऐड किए हैं। सो इसमें स्प्रिंग 2026 तक की जो इनटेक है उसमें कुछ रिसेंट जो क्वेश्चंस आए उनसे रेलिवेंट चीज़ें जो है वो उनको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट we will first have a look, we will have a quick look at the syllabus of the ZABIS and the IOBM CBM's quantitative mathematics or the problem solving portion. तो एक बात याद रखें, इसमें बेसिक अर्थमेटिक नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें होंगी, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर से रिलेटेड बातें, इवन ऑड नंबर से बातें हैं, बॉर्ड मैच रूल हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स हैं, फिर रेशियोज प्रोपोर्शंस हैं, ट्रेट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मार्कअप, मिक्सचर के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को लाजमी आपने कवर अप करना है, फिर इसमें अलजबरा के फंडामेंटल्स हैं आपके पास, ठीक है। सो अलजबरा के फंडामेंटल्स हैं और अलजबरा के जो बेसिक्स हैं, लीनियर इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, इनइक्वालिटीज की, उनको देखना। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास अलजबरा के अंदर भी होंगे, एवरेजेस के अंदर भी होंगे और जो आपकी बेसिक स्टैटिस्टिक्स है उससे रिलेटेड भी होंगे। फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर ज्योमेट्री की बेसिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि एंगल्स पूछे जाएंगे, लेकिन यस, एरियाज, पेरीमीटर्स, रेडियसेस, इस तरह की चीज़ें या वॉल्यूम वगैरह बेसिक शेप्स के पूछे जा सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को मैंने लहजा से भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है, मैंने क्वेश्चन में भी ऐड की हुई है चीज़ें। तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग हो सकते हैं, सीरीज एंड जो है ना वो कंप्लीशन हो सकती है। तो ये था क्विक ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। और इस पे जाने से पहले अगर मैं फाइनल अपना वर्डिक्ट दूं तो आईओबीएम सीबीएम का जो टेस्ट है ना उसके अंदर आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन ही वर्ड प्रॉब्लम जरा ज़्यादा होंगे, ठीक है। अर्थमेटिक अलजबरा पे फोकस थोड़ा कम होगा, जबकि जैबिस में बेसिक मैथमेटिक्स, अलजबरा और अर्थमेटिक पे फोकस जो है वो ज़्यादा होगा और लेस फोकस होगा उनका वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड चीज़ों के ऊपर। तो ये था इनका सिलेबस और सिलेबस का कंपैरिजन। इसके साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी नॉलेजेबल कंटेंट जो है वो इंशाल्लाह पहुंचता रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे इंट्रेंस टेस्ट प्रेप सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, आप हमारे इंट्रेंस टेस्ट सेशन में एनरोलमेंट करवा के कम टाइम में अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ हमारे स्टूडेंट्स की जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर भी अपलोडेड हैं, यू कैन वॉच देम आउट एज वेल एज अ मोटिवेशन। और आपको भी आइडिया होगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करने से आप जो है वो 100% अपने एडमिशन को जो है अपनी अपनी पोजीशन को जो है वो सिक्योर कर सकते हो एट योर फेवरेट यूनिवर्सिटीज इन योर डिजायर्ड प्रोग्राम्स। तो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कह रहा है अ स्टूडेंट स्कोर्स 72 मार्क्स इन अ टेस्ट, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है उसने 72 मार्क्स स्कोर किए हैं टेस्ट के अंदर। तो आपने क्या बताना है, आपने ये बताना है कि जी ये अगर 72% मार्क्स जो हैं वो 80% ऑफ द टोटल मार्क्स बनते हैं, तो आप ये बता दो कि टोटल मार्क्स ऑफ द टेस्ट कितने हैं, फुल मार्क्स ऑफ द टेस्ट कितने हैं। सो स्टूडेंट स्कोर्स 72 मार्क्स इन अ टेस्ट, तो एक स्टूडेंट का जो स्कोर है टेस्ट में वो 72 है। इफ दिस इज द 80% ऑफ द टोटल मार्क्स, ये जो 72 का स्कोर है ये टोटल मार्क्स का 80% बनता है। सो व्हाट इज द फुल मार्क्स ऑफ द टेस्ट, तो टेस्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं। सो हमने टोटल मार्क्स जो है वो निकालने हैं। सो यू कैन यूज द शॉर्टकट टेक्निक, यू कैन यूज द फुल टेक्निक। तो देखें परसेंटेज कैसे निकालते थे हम लोग, बचपन से हम लोग परसेंटेज निकालते आ रहे हैं अपने टेस्ट कोर्स की। सो परसेंटेज निकालने के लिए हम मार्क्स ऑब्टेन जो कि टेस्ट के अंदर आते थे उनको ऊपर रखते थे, टोटल मार्क्स को हमेशा आप नीचे लेते थे और इनटू 100 कर देते थे। सो आई एम गोइंग बैक टू द बेसिक्स और मैं इन बेसिक फार्मूला से जो है इस वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो ये जो 72 का स्कोर है, जो 72 का स्कोर जब ऑब्टेन करता है तो वो 80% ऑफ द वैल्यू बनता है। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, मार्क्स ऑब्टेन 72 है, हमने ये टोटल एक्स निकालना है, इंटू 100 कर लेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं। नेक्स्ट टाइम में जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 80 और एक्स जो है अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेंगे। जब 80 और एक्स अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेंगे तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा, 72/80 जो है वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। सो 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 ज़ा
फिर 4 जा 2 के टेबल के साथ जो है मैंने इसको कैंसिल किया, फिर अब मैं इसको 4 के साथ कैंसिल कर रहा हूँ, 4 1 जा 4, सो 4 1 जा 4, 3 बचा 32, तो 4 8 जा 32, तो 18 5 जा 90 आ गया। तो 90 का टोटल स्कोर अगर है तो उस पर अगर 72 मार्क्स लिए जाएंगे तो वो 80% ऑफ द टोटल मार्क्स जो है वो बनेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये परसेंटेज इंक्रीज के साथ इसका ताल्लुक है। सो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो, परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो, परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो, तो जब हमने थॉरोली लेक्चर्स को किया है तो मैंने बताया हुआ है कि चाहे परसेंटेज प्रॉफिट हो, परसेंटेज लॉस हो, परसेंटेज इंक्रीज हो, परसेंटेज डिक्रीज हो, सबको निकालने का जो मेथड है वो बड़ा सिंपल है। और वो बड़ा सिंपल मेथड मैंने आपको बता दिया, वो क्या है कि आप क्या करेंगे कि आप जो है यहाँ पर डिफरेंस ले लेंगे इन द न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर में आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी इनटू 100 आ जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सो एक शॉपकीपर है जिसने वॉच जो है ना वो खरीदी है 1500 रुपए की और बेची है उसने 1800 रुपए की, तो आप ये बताएं कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो कितना होगा। सो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इंक्रीज डिक्रीज का मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि ऊपर आप डिफरेंस ले लेंगे न्यूमरेटर में। तो ये जिस प्राइस पे खरीदा गया है वो प्राइस इसकी कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस पे आप उसको बेच रहे हैं वो इसकी सेल्स प्राइस है। तो हम यहाँ पर डिफरेंस ले लेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का डिवाइडेड बाय ओरिजिनली। ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है कि भाई ओरिजिनली वो कितने का था, तो ओरिजिनल तो उसकी कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100 कर लेंगे। तो अगर आप इसको याद रखें तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाता है, ना भी आप बनाएं इसको, डायरेक्टली वैल्यूज प्लग इन करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे भाई, डिफरेंस ले लो आप 1800 और 1500 का। सो 1800 और 1500 का डिफरेंस जो है ना वो कितना बन रहा है, 300 बन रहा है। ओरिजिनल जो उसकी कॉस्ट प्राइस बन रही है वो 1500 बन रही है, इनटू हम 100 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो जीरोस को आप जीरोस के साथ कैंसिल कर लेंगे, 15 1 जा 15 2 जा 30 और ये जीरो आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। सो 20% का प्रॉफिट जो है ना वो यहाँ पर गेन है। सो 20% का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर ऑब्टेन किया गया है। A man earns rupees 450 in a month and spends 85% of his income. What does he save? So एक आदमी जो है वो 450 रुपीज अर्न कर रहा है एक महीने में, और उसकी जो एक्सपेंसेस हैं, जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो उसकी इनकम का 85% है। सो उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, वो स्पेंड कर देता है 85% ऑफ हिज इनकम। तो उसकी सेविंग्स कितनी है, तो उसकी सेविंग्स कितनी है, तो उसकी सेविंग्स जो होंगी वो 15% होंगी अगर मैं उसको परसेंटेज में लेता हूँ। और टोटल जो उसकी इनकम है वो 450 रुपीज है। तो 450 रुपीज में से उसकी सेविंग्स कितनी है, सिर्फ 15% है। तो हमने क्या बताना है कि जो उसकी सेविंग्स है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका 15% निकाल लेता हूं। तो किसी भी नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो तो नंबर को उस परसेंटेज के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसकी स्पेसिफिक परसेंटेज आ जाती है। 15% मैं क्यों निकाला हूं भाई, जब इफ ही स्पेंडिंग 85% ऑफ हिज इनकम तो उसकी सेविंग्स जो होंगी वो 15% की होंगी। तो 15% की सेविंग्स है, हमने क्या निकालना है, हमें जो है वो सेविंग्स निकालने का कहा गया है। सो किसी भी नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो नंबर को उस परसेंटेज के साथ आप क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यू गेट द आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस परसेंटेज के साइन को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा। सो जीरोज विल गेट कैंसल विद दिस जीरो, एंड देन 5 9 जा 45, एंड देन 5 2 जा 10, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 9 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2। सो पहले मैं 15 इंटू 9 कर लेता हूँ, 9 5 जा 45 का 5, 4 चला गया कैरी, 9 1 जा 9, 9 में मैं 4 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 13 आ जाएगा। तो 135 आ गया मेरे पास। अब इस 135 को मैं डिवाइड करूंगा 2 के साथ, 135 को मैं 2 के साथ डिवाइड करूंगा, रीजन भाई नीचे 2 पड़ा हुआ है। सो 2 के साथ जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 6 जा मेरे पास 12 आ जाएगा, 1 और 5 15, 2 7 जा 14, 1 बचा, पॉइंट लगाकर यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया, 10 आ गया, कैंसिल हो गया। 67.5 था ना, 5 2 जा 10 था, तो 67.50 मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। हाँ, इसको आप यूं भी कर सकते थे कि आप 450 रुपीज का 85% निकालते हैं कि भाई वो स्पेंड करता है 85%, फिर आप उसको माइनस कर लेते हैं 450 में से, तो आप कहते हैं सेविंग्स आ गई है। यस, यू कैन डू दैट, बट उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप इन्वॉल्व हो जाता। और इंट्रेंस टेस्ट जो होता है, इंट्रेंस टेस्ट के अंदर यू नेवर गेट द मार्क्स फॉर योर स्टेप्स, यू गेट द मार्क्स फॉर मार्किंग द करेक्ट आंसर। अब इसका कतन मतलब ये नहीं कि आप फ्लूक्स लगाते जाए, तुक्के मारते जाए, लेकिन इस तरह से स्टेप बचा लिया,
टाइम जो है वो सेव कर लिया। सो प्रेशर हैंडलिंग एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल फॉर एनी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, राइट। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली उसका 15% निकाल लिया जो कि उसकी सेविंग्स बनती थी इन 10 ईयर्स। अब अगेन उसी चीज को कंटिन्यू किया गया है इसी क्वेश्चन के अंदर भी, यहाँ पे भी परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही है। तो इन 10 ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 59375 to 61750, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज। सो एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन पहले थी 59,375 जो कि बढ़कर होगी है 61,750। हमने यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में ही मैंने आपको बता दिया था कि परसेंटेज इंक्रीज के लिए आप क्या कर लेंगे, ऊपर आप डिफरेंस ले लेंगे। सो ऊपर मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा, नीचे मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी या ओल्ड वैल्यू जो भी आप इसको नाम देंगे इनटू 100। सो डिफरेंस क्या आएगा, सो क्विकली फाइंडिंग आउट द डिफरेंस। सो 61750 में से हम माइनस कर लेंगे 59375 को। सो क्या होगा भाई, यहाँ पर 5 से कैरी लेंगे 4 हो जाएगा, 1 उसको कैरी दे देगा 10, 10 में से 5 चला गया 5, 4 में से 7 नहीं जा सकता ये 6 हो जाएगा, इसको कैरी देगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और फिर 61 में से 59 चला जाएगा 2। तो ऊपर आ गया मेरे पास डिफरेंस दैट इज 2375। तो 2375 मेरे पास इनका डिफरेंस आ गया। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनली उस टाउन की पॉपुलेशन जो थी वो 59,375 थी, इन 200 कर लेंगे। सो वी विल गेट द परसेंटेज इंक्रीज। अब हमें देखना पड़ेगा कि परसेंटेज डिक्रीज जो है वो कितना बन रहा है। सो ये क्वेश्चन इजी है बट इसमें कैलकुलेशन जो है, जो इसका अरिथमेटिक प्रोसेस है, दैट सीम्स अ बिट ट्रिकी। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, इन दोनों नंबर्स के एंड पे 5 आ रहा है तो इट मीन कि ये 5 के टेबल के अंदर लाजमी आते होंगे। सो मैं इनकी कटिंग कर लेता हूँ 5 के टेबल से। सो 5 4 20, 23 में से 20 चला गया, 3 बचा, 3 और 7 37। सो 5 7 35, 2 बचा, 2 और 5 25 आ गया। नीचे भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5 11 55, 59 में से 55 चला गया, 4 बचा, 4 और 3 43 है। सो 5 4 क्या हो जाएगा, 5 8 क्या हो जाएगा मेरे पास 40 हो जाएगा। सो 43 में से 40 चला गया तो मेरे पास 3 बचा है। सो 43 इसमें से 40 चला गया, सो मेरे पास 3 बचा, फिर 7 3 5 जो 7 5 35, और फिर 2 बचा और ये 25 आ गया। अगेन दोनों के आखिर में 5 आ रहा है, अगेन इट मीन्स कि ये 5 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। सो नाउ आई एम यूजिंग ब्लैक पेन ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो 5 9 अगेन 45, 47 में से 45 चला गया, 2 और 5 25, सो 5 5 25 आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, 5 2 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा, 1 और 8 18। सो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा, और फिर मेरे पास 3 बचेगा, और 3 और 7 37 है अगेन, एंड 5 7 इज 35, ठीक है, और 2 बचेगा, 37 में से 25 हो गया अगेन, तो 5 5 25, तो ऊपर 95 नीचे 2375 इंटू 100 आ गया फिर मेरे पास। अब अगेन ये कैंसिलेशन जो है वो आपने कंटिन्यू रखनी है अनलेस अनटिल कि ये आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं चले जाते। तो मैं सबसे पहले थोड़ी सी ईजियर कैंसिलेशन करता हूँ जो कि है 5 को 5 2 10 और 0 बचा 20। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 4 20, और 3 और 7 37, और फिर ये आ जाएगा 5 7 35 अगेन, और फिर ये 5 2 और ये 2 बचा था, 2 और 5 25, तो 5 5 5 25 है, इसको ब्लू में लिख लेते हैं। सो 5 5 25। सो आपने कटिंग को कंटिन्यू रखना है अनलेस अनटिल के आप आंसर तक नहीं पहुंच जाते। फिर अगर मैं देखूं तो यहाँ से इसको कैंसिल करना अगेन 5 के साथ इजी है, 5 4 20 हो जाएगा ये, और ये जो है ना 5 9 45 हो जाएगा, 2 बचेगा, 47 में 45 जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 5 25, और फिर 5 5 अगेन 25 आ गया। अब ऊपर भी मेरे पास जो है वो 95 बच गया, नीचे भी 95 बच गया, कैंसिल हो गया, मेरे पास 4 आ गया, 4% आ गया। सो समटाइम्स क्वेश्चन इजी होगा, उसकी जो कैलकुलेशन होगी दैट विल बी ट्रिकी। सो आपने रुकना नहीं है और आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, कॉन्फिडेंटली और कंसिस्टेंटली आपने उसको सॉल्व करते रहना है, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है हमारे पास आंसर आया, और जब मैंने ये देखा कि बीच में इसके साथ कैंसिलेशन करना
थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि मैंने 100 के साथ कैंसिलेशन कर ली, क्योंकि 5 के टेबल में तो वो भी आता है। और ये डिफरेंट कलर्स में मैंने इसको इसलिए मार्क किया कि पेपर के अंदर रियल टाइम आपको जो है ना एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि पेपर में सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है कि स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी ये फेस आती है, करनी पड़ती है कि भाई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो विदाउट कैलकुलेटर जो है ना हमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही, हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो परसेंटेजेस के क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट में ऐड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 भी परसेंटेजेस का है। लास्ट सिनेरियो बनता है जो कि आपके परसेंटेजेस से रिलेट करता है। अ शॉपकीपर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 20% and then gives a discount of 20%. What is the net change in price? So apparently ऐसा लग रहा है कि जैसे 0% का चेंज होगा। वजह भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि शॉपकीपर ने एक आइटम की प्राइस में 20% का इंक्रीज किया, फिर नई प्राइस का 20% का डिक्रीज किया, तो बता दो कि टोटल चेंज यानी नेट चेंज जो है वो प्राइस में कितना होगा। 0% इसका आंसर नहीं है। रीजन रीजन देख लेते हैं। अब हमें प्राइस नहीं पता कि उसकी प्राइस शुरू में कितनी थी। अच्छा, जब भी आपको ना परसेंटेज के केस के अंदर किसी चीज को अज्यूम करना पड़े, अजम्पशन लेनी पड़े, तो कोशिश किया करें या तो 10 लें या 100 लें या 1000 लें। उसकी रीजन ये है कि उनका 1%, 2% या 10% निकालना जो है ना दैट इज सुपर इजी। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इनिशियली जो उसकी प्राइस थी, जो उसकी इनिशियल प्राइस थी, इनिशियली जो उसकी प्राइस थी वो थी हमारे पास लेट से 100 रुपीज। इनिशियल जो उसकी प्राइस थी वो 100 रुपीज थी। अब इसमें 20% का इंक्रीज आ गया। अब 100 का 20% तो 20 है। जब उसमें 20% का इंक्रीज आ गया, तो 20% का इंक्रीज तो 20 बनता है, तो उसकी नई प्राइस होगी 120। अब जो शॉपकीपर है उसने इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट का मतलब है अब इसका 20% इसमें से माइनस होगा। तो अब 120 का जो 20% है वो 20 नहीं है, पहले उसका 20% निकालना पड़ेगा। तो जब मैं 120% का 20% निकालूंगा, तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, नंबर को उस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अब 20% का क्योंकि 120 पर डिस्काउंट है, तो मैं इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई और 100 के साथ क्या कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा, तो आई विल गेट द आंसर। सो यहां पर क्या हो जाएगा कि जीरो जो है वो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 12 टू जा क्या आ जाएगा मेरे पास 24। सो 120 का जो 20% है वो क्या बनता है, वो 24 बनता है। सो 120 का 20% जो है वो 24 बनता है। अब जब 120 के ऊपर 24 का डिस्काउंट आएगा, तो नई प्राइस हो जाएगी उसकी 96। तो ओरिजिनली जो उसकी प्राइस थी या जो इनिशियल उसकी प्राइस 100 थी, जब उसमें 20% का इंक्रीज आया, तो वो 20% के इंक्रीज के बाद 120 बनी थी। और जब 120 के ऊपर 20% का इंक्रीज आया, तो वो 24 का डिक्रीज था। और वो जब 24 का डिक्रीज या डिस्काउंट उसके ऊपर आया, तो नई प्राइस उसकी अब 96 हो गई है। तो ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, जो कि फाइनली जाकर अब 96 हो गई। तो ओवरऑल इसमें 4% का डिक्रीज आ गया है। सो ओवरऑल इसमें 4% का क्या आ गया है, डिक्रीज आ गया है। राइट। सो समटाइम्स चीजों को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, अब ये इंट्यूशन का क्वेश्चन था, इसमें वैल्यू गिवन नहीं थी, तो मैंने टेक्निक क्या बताई कि वैल्यू आप क्या सपोज कर लो, 100 कर लो। रीजन क्या है परसेंटेजेस में 100 या 1000 सपोज करने की, क्योंकि उसका 1%, 2%, 3%, 10% निकालना इज क्वाइट इजी। नंबर 6 है, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ x। अब अलजबरा के पोर्शन का क्वेश्चन है और इसमें मॉड भी है, और मसला ये है कि मॉड के साथ यहाँ पर इनइक्वालिटी है। अब या तो ये होता ना कि x माइनस 5 का मॉड होता और इक्वल टू 11 होता, तो एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ लिखते और एक दफ़ा हम इसको माइनस 11 के साथ सॉल्व करते। तो हमने x माइनस 5 को 11 के इक्वल भी रखना था और x माइनस 5 को हमने माइनस 11 के इक्वल भी रखना था, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। अब ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसके अंदर जो इशू है वो इशू क्या है कि यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है ना वो गिवन है, रादर देन इक्वालिटी के साइन के यहाँ पर इनइक्वालिटी गिवन है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो जब भी आपके पास इनइक्वालिटी गिवन होगी और मॉड के लिए गिवन होगी, तो आपने जो साइन गिवन है एज इट इज उसको आपने पॉजिटिव के साथ रखना है, और इस इनइक्वालिटी को ऑपोजिट करके आपने नेगेटिव के साथ रखना होता है। तो ये ऐसे ओपन होगा, मॉड ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 11 विल बी ओपन एज x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 11, और x माइनस 5 इज लेस देन माइनस 11। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सी चॉइस इसमें से बन रही है और कौन सी चॉइस नहीं बन रही। तो जो गिवन साइन होगा, जैसे यहाँ पे x माइनस 5 की तरफ ये ओपनिंग हो रही है, ग्रेटर देन का साइन x माइनस 5 की तरफ है, तो पॉजिटिव को उसके साथ रखेंगे और नेगेटिव को उसके
ऑपोजिट के साथ रखेंगे। तो नेगेटिव के साथ मैंने क्या किया, उसके ऑपोजिट के साथ आप इसको ओपन करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बी एक्स -5 है, तो x-5 को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा तो वो +5 हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 11 +5 हो जाएगा। x ग्रेटर देन 11 +5, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 16 आ जाएगी। और जो इसका सेकंड पार्ट चल रहा है उसमें क्या आ जाएगा, -11 -5 राइट साइड पे जाएगा, +5 हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो -6 आ जाएगी। तो दो चॉइसेस हैं हमारे पास, एक ये है कि x की वैल्यू या तो 16 से बड़ी है, और या फिर x की वैल्यू जो है वो -6 से छोटी है। तो -6 से छोटे होने का मतलब यह है कि उसकी वैल्यूज क्या होंगी, -7 -8 -9 एंड सो ऑन। और x ग्रेटर देन 16 का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू 16 से बड़ी होंगी, जो कि 17 18 19 एंड सो ऑन जो है ना, ये वैल्यूज जो है वो आपके पास आएंगी। सो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 16 है। ग्रेटर देन 16 का मतलब क्या है कि जो इसमें से सोल्यूशन सेट बन रहा है या तो वो 17 एंड ऑनवर्ड्स है, या फिर -7 और उससे स्मॉलर है, जो कि -8 -9 एंड सो ऑन है। तो 16 तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर या तो 17 या 17 से बड़ा है, और या फिर आंसर जो है वो -6 से छोटा है, और -6 से छोटा क्या है, -7 -8 -9, तो -5 भी नहीं हो सकता। सो ओनली ऑप्शन 2 है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, सिर्फ जो वैल्यू 17 है गिवन चॉइसेस में से वो वैलिड है। तो ट्रू ऑप्शन विल बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, विच इज 2 ओनली। तो इसमें सीखा क्या इस क्वेश्चन के अंदर, रिकैप कर लेते हैं। वो ये है कि जब भी इनइक्वालिटी के साथ मॉड आएगा तो इनइक्वालिटी को सेम रखना है आपने पॉजिटिव के साथ, और ऑपोजिट कर लेना है आपने नेगेटिव के साथ। और यहाँ पर मैंने और को इसलिए यूज किया है कि भाई या तो इसकी वैल्यू बड़ी हो सकती है, या फिर उसकी वैल्यू -11 से छोटी हो सकती है, सेम एट द टाइम नहीं हो सकती, इस वजह से और को जो है यहाँ पे यूज किया। सो अलजबरा का भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, इनइक्वालिटी का भी इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अली ड्राइव्स एन एवरेज ऑफ 100 माइल्स ईच वीक। अब अली जो है ना वो 100 माइल्स हर वीक जो है वो ड्राइव करता है। हिज कार कैन ट्रेवल एट एन एवरेज ऑफ 25 माइल्स पर गैलन ऑफ गैसोलीन। और उसकी गाड़ी की जो एवरेज है, एवरेज क्या है कि वो 25 माइल्स टू द गैलन करती है। अब इस क्वेश्चन में ना दो चीजें कंफ्यूजिंग है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं वो किलोमीटर वगैरह के होते हैं। अब इस क्वेश्चन को क्योंकि सैट की पुरानी बुक में से लिया गया है और इसको ऐड किया गया आपके एग्जाम के अंदर, तो ये बात याद रखिएगा कि माइल्स भी वैसे यूनिट है जैसे किलोमीटर्स का है, और हमारे यहाँ पे किलोमीटर टू द लीटर की एवरेज होती है। तो जो यूरोपियन कुछ कंट्रीज हैं या जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं उन पे वो गैलन को जो है वो कंसिडर करते हैं एज द यूनिट ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन फ्यूल ही है, पेट्रोल को ही आप कहते हैं। तो 25 माइल्स टू द गैलन जो है ना वो इसकी एवरेज है। तो एवरेज यहाँ पर क्या है, एवरेज जो है वो 25 माइल्स पर गैलन की है। और जो टोटल उसने उसका जो डिस्टेंस वो कवर करता है, टोटल जो डिस्टेंस वो कवर करता है एक वीक के अंदर, वो 100 माइल्स ईच वीक है, पर वीक है। अली वुड लाइक टू रिड्यूस हिज वीकली एक्सपेंडिचर ऑन गैसोलीन बाय ₹5। अली ये चाहता है कि जो उसका जो खर्चा है, जो पेट्रोल का जो खर्चा है, ठीक है, उसमें ₹5 की जो एक्सपेंस है उसका, उसमें ₹5 की कमी आ जाए। Assuming that the gasoline costs ₹4 per gallon, which equation can Ali use to determine how many fewer miles m, fewer miles को उसने रिप्रेजेंट किया हुआ m के साथ वो ट्रेवल करे हर वीक। तो उसके पास ₹5 की उसका जो एक्सपेंस है, जो उसका पेट्रोल का जो स्पेंडिंग्स है, उनमें ₹5 की कमी आ जाए, ₹5 की कमी आ जाए। अब हमने यहाँ पे ये नहीं बताना, हमने एग्जैक्ट वैल्यू एम की नहीं बतानी कि एम कितने माइल्स बनते हैं कि जिनको वो कम ड्राइव करे, तो वो कम ड्राइव करने पे क्या हो जाए कि उसके पास जो है ना वो एम की वैल्यू आ जाए। ऑल्दो हम इसको यूं भी कर सकते हैं और दोबारा इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, बट अगर आप चॉइसेस को देखें, और जो कि आपको हमेशा करना भी है कि इंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर यू शुड ऑलवेज हैव वन आई ऑन द चॉइसेस, के चॉइसेस जो है वो किस फॉर्म में गिवन है, आंसर यानी किस फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे जो उसने आंसर है उसने इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, और पूछा भी हमसे ये गया कि कौन सी इक्वेशन जो है ना उस रिडक्शन को, वो जो एवरेज माइल्स की कमी है, कितने माइल्स वो कम करेगा हर वीक, या उसके पास ₹5 का जो है ना वो स्पेंडिंग जो है वो उसकी ₹5 की जो उसकी स्पेंडिंग है वो उसमें कमी आ जाएगी। तो टोटल जो वो अमाउंट स्पेंड करता है ना ऑन द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल, उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर जो है ₹5 की कमी आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर आप ये देखो तो उसने उन फ्यूअर माइल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है एम से। तो फ्यूअर माइल्स जो है ना दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एम, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एम। अब अगर मैं देखूं कि कॉस्ट ऑफ पर माइल मैं निकाल लेता हूं पहले। पर माइल्स क्यों निकालनी है, रीजन क्या है
कि भाई हमें जो m है ना वो माइल्स की फॉर्म में गिवन है, वो गैलन्स की फॉर्म में नहीं है कि वो कितने कम गैलन पेट्रोल बाय करे तो उसके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, उसके जो टोटल अखराजात हैं पेट्रोल के, उसमें 5 रुपीज की कमी है, बल्कि उसने ये पूछा हुआ है कि कितने माइल्स वो कम ड्राइव करे कि उसमें 5 रुपीज की कमी आए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कॉस्ट पर माइल निकालूंगा कि कॉस्ट पर माइल जो है ना वो कितनी बनती है। तो कॉस्ट पर माइल जो है वो कितनी बनती है, तो अगर आप ये देखें कि जो गैसोलीन की कॉस्ट है पर गैलन की वो है $4, और $4 के अंदर वो गाड़ी कितने माइल्स चलती है, वो 25 माइल्स चलती है। तो ये इसके पास कॉस्ट पर माइल आ गई है। और अगेन फिर बता रहा हूं कि कॉस्ट पर माइल को मैंने कैलकुलेट इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने ये नहीं पूछा कि कितने कम गैलन वो पेट्रोल डलवाए तो 5 रुपीज की कमी है, बल्कि ये पूछा कि कितने माइल्स वो कम गाड़ी चलाए हर वीक, तो 5 रुपीज की, $5 की या 5 रुपीज की जो है वो कमी आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो 5 रुपीज की यहाँ पर कमी आ जाए। अब अगर आप ये देखें कि एलन चाहता है कि भाई उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाए, सेविंग्स जो है ना वो कितनी हो जाए, तो सेविंग्स हम ये चाहते हैं कि 5 रुपीज की रिडक्शन हो जाए, तो सेविंग्स जो है ना वो 5 रुपीज के इक्वल हो जाए, 5 रुपीज की उस पर सेविंग हो जाए, राइट। सो 5 रुपीज की सेविंग हो जाए, ये है कॉस्ट पर माइल्स। और m माइल्स हैं वो जो कि कम करेगा, तो 5 रुपए के इक्वल हो जाएगा, 5 रुपए के इक्वल हो जाएगा। भाई क्वेश्चन में खुद कहा गया है, फिर गौर कीजिए, क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि m वो कम नंबर ऑफ माइल्स हैं, वो फ्यूअर माइल्स हैं जिनको वो कम करेगा, तो उसको 5 रुपए की, 5 रुपीज की बचत होगी। तो अब अगर m वो टोटल नंबर ऑफ माइल्स है जिनको उसने रिड्यूस करना है, और ये कॉस्ट है पर माइल की, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी सेविंग के इक्वल होनी चाहिए ना। तो 4/25 ऑफ m जो है वो उस सेविंग 5 रुपीज के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा ट्रिकी था, और इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी बनता है, 4/25 ऑफ m इज इक्वल टू 5। तो फिर इसका रीकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। देखिए उसने बिल्कुल एक तमहीद पूरी बांधी है क्वेश्चन के अंदर, उसने हमें पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि जी अली जो है वो 100 माइल्स पर वीक गाड़ी चलाता है, और 25 माइल्स टू द गैलन जो है ना उसकी गाड़ी की एवरेज है, 4 रुपीज पर गैलन की कॉस्ट है। हम ये चाहते हैं, असल में हमारे लिए ये, हम ये चाहते हैं कि उसके जो फ्यूल के एक्सपेंसेस है उसमें 5 रुपीज की कमी आ जाए, 5 रुपीज की क्या आ जाए, कमी आ जाए। और वो साथ ही क्वेश्चन में कहा गया है कि m वो नंबर ऑफ माइल्स हैं कि जिनको वो रिड्यूस करेगा तो 5 रुपीज की कमी आएगी। तो m वो टोटल वो नंबर ऑफ माइल्स हैं, वो फ्यूअर नंबर ऑफ माइल्स हैं। सो m आर द माइल्स, ठीक है। सो m जो है वो माइल्स हैं, और हर माइल की जो कॉस्ट है उससे मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, उस सेविंग के, जो कि सेविंग कितनी है, 5 रुपीज की। इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना आपके टेस्ट से रिलेटेड, इसमें परसेंटेजेस हैं, एवरेजेस हैं, इंटरेस्ट हैं, उसके अलावा अलजबरा की बेसिक्स हैं, इन सब को आपने, जो हमने डिटेल्ड लेक्चर्स कवर किए हुए सेशन के अंदर, उनसे उनमें से आपने रिवीजन लाजमी करनी है। ठीक है, ये इसके अंदर तो स्पेसिफिकली मैंने जो क्वेश्चन है वो पास्ट पेपर रिसेंट एग्जाम्स के ऐड किए हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एवरेज का अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इसी स्टाइल में आएगा। एवरेजेस के ऊपर पूरे पूरे लेक्चर्स हैं, इनइक्वालिटीज के ऊपर, अलजबरा के ऊपर पूरे पूरे लेक्चर्स हैं। तो डू कवर दैम आप, ताकि आप थॉरली जो है ना वो 100% अच्छी प्रिपरेशन जो है वो करना चाह रहे हो, लास्ट टाइम में, अब टेस्ट में कम टाइम है तो आप रिवीजन करना चाह रहे हो। तो इफ द एवरेज ऑफ 20, 30, 40, 50 माइनस एक्स, 10 प्लस 2x इज 87, तो ये नंबर्स हैं कि जिनकी एवरेज जो है ना वो 87 के इक्वल है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी आपने ये बताना है। सो अब हमें बताया कि एवरेज जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एवरेज जो होती है वो सम डिवाइडेड बाय n के इक्वल होती है। सम डिवाइडेड बाय n के इक्वल जो है वो एवरेज होती है। तो एवरेज क्या होगी, सम डिवाइडेड बाय n। सो एवरेज यहां पर गिवन है वो है 87। सो एवरेज यहां पर गिवन है, मैं वैल्यूज प्लग इन कर लेता हूं, 87। नंबर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर 20 है, सेकंड नंबर 30 है, उससे नेक्स्ट नंबर जो है वो 40 है, उससे जो नेक्स्ट नंबर है वो 50 माइनस एक्स है, उससे जो नेक्स्ट नंबर है वो 10 प्लस 2x है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x यूजिंग द एवरेज। सो एवरेज कैसे आता है, सम डिवाइडेड बाय n, n आर द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ नंबर है, तो ये 5 आ रहा है। तो ये इक्वल किसके, 87 के एवरेज इक्वल है, क्वेश्चन में हमें खुद कहा गया है।
5 को मैं 87 के साथ क्विकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 87 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 5 जा 35 का 5 आएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 5 8 जा 40, 40 में 3 ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा मेरे पास 435 इक्वल्स टू, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, तो राइट साइड पे 20 में 30 ऐड करेंगे 50, 50 में 40 ऐड करेंगे 90, 90 में 50 ऐड करेंगे, तो 90 में 50 ऐड करेंगे तो 140, और 140 में 10 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 150, जबकि ये है माइनस एक्स और ये है 2x, प्लस माइनस माइनस, सो 2x में से x को माइनस कर लेंगे तो पीछे सिर्फ प्लस x रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 जो था वो चला गया है, वो लेफ्ट साइड पे 87 से मल्टीप्लाई होकर 435 ऑलरेडी बन चुका है। x के लिए मैं सॉल्व कर लूंगा, तो 150 जो कि राइट साइड पे ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जब जाएगा तो 435 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करते हुए ना स्टेप्स लाजमी किया करें, प्लस माइनस के पेपर में सबसे बड़ी हर्डल कैलकुलेटर का ना होना भी होगा, और टाइम जो है उससे बहुत ज़्यादा फिर यूटिलाइज होगा। तो 5 में से 0 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये इसको कैरी देगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 285 जो है वो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट चॉइस होगी। सॉल्व द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है, ये है 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल भी है, अब याद रखना है आपने। सो 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, प्लस प्लस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 14 हो जाएगा। 2 इंटू 7 करने से x वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे और जो कॉन्स्टेंट्स है उनको आप एक तरफ करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स को जो भी परेशानी होती है कि भाई इस साइन का क्या करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। और इसमें सबसे आसान ट्रिक या टिप ये है कि इनइक्वालिटी के अंदर आप क्या करें कि बड़े नंबर के पास छोटे नंबर को लेके जाया करें। तो 3x को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा, तो 3x को जब मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा तो 4x माइनस 3x हो जाएगा। 5 जो है वो अपनी जगह पे है, और माइनस 14 जो है, माइनस 14 जो राइट साइड पे पड़ा हुआ है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, जब वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। 5 प्लस 14 19 हो जाएगा, और 4x में से 3x चला जाएगा तो x आ जाएगा। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19, सो इसको नहीं मार कर देना, जो साइन है वो x की तरफ है, सो x इज ग्रेटर देन 19, सो x इज ग्रेटर देन 19। तो नोटेशन सम टाइम कंफ्यूज आपको इनइक्वालिटी में कर सकती है। तो देखने में ना ये जो पोर्शन है ना आपके क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का, वैस कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज आपको इजियर लगता है, लेकिन इन कॉमन क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 71। सो दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं, दो कंसेक्टिव इंटीजर्स है, उनका जो सम है वो 71 है, लार्जर इंटीजर बताओ। तो जितना इजी क्वेश्चन होगा या जितनी इजी स्टेटमेंट होगी, फोकस और कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रखना है, क्योंकि मिस्टेक के उतना ज्यादा चांसेस होंगे। तो अब दो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं या कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो कंसेक्टिव नंबर्स के बीच में 1 का डिफरेंस होता है। देखें अगर एक नंबर x है तो उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ना, अगर एक नंबर 23 है तो उसके बाद में आने वाला कंसेक्टिव इंटीजर जो है वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 1 ऐड करके आता है, इवन या ऑड हो तो उसके केस में 2 ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो बस सिर्फ इंटीजर की बात है, तो ना इवन है ना ऑड है, तो इसलिए एक नंबर x तो उससे अगला नंबर x प्लस 1 हो जाएगा। दोनों का सम जो है वो कह रहा है 71 है। ऐड कर लेते हैं इनको, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 71, सॉल्व करेंगे 2x इज इक्वल टू 70, और x की जो वैल्यू है वो 35 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 35, सो x की वैल्यू जो है ना वो क्या आ जाएगी, वो 35 आ जाएगी। हमने लार्जर इंटीजर बताना है, तो देखें एग्जामिनर ने ना आपकी जान एंड तक जो है ना वो पकड़ी हुई है, उसने मिस्टेक का चांस जो है वो बनाया हुआ है। तो क्विकली जो है ना जल्दी में 35 नहीं आंसर लगा देना, लार्जर इंटीजर। तो ये पहले वाला इंटीजर था तो उसके बाद वाला इंटीजर उससे लार्जर है ना भाई, वो x प्लस 1 है ना, वो x प्लस 1 है, तो वो 35 प्लस 1 आ जाएगा। 35 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है मेरे पास वो ऑप्शन बी है, जो कि 36 है। अ ट्रेन मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ 450 मीटर ब्रिज इन हाउ मेनी सेकेंड्स। तो यहाँ पर स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, ट्रेन की जो जिस ब्रिज को उसने क्रॉस करना है उसकी जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, और आपसे जो टाइम पूछ रहा है वो सेकंड्स में पूछ रहा है। तो नो डाउट यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि है डिस्टेंस बाय टाइम। हमने ये टाइम निकालना है, लेकिन पहले यूनिट्स को देखना पड़ेगा। तो जो स्पीड यहाँ पर गिवन है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पर इशू क्या है, इशू ये है कि जो स्पीड गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में, हमें उसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना पड़ेगा। रीजन भाई डिस्टेंस भी जो है ना वो मीटर्स में गिवन है, और टाइम भी जो वो पूछ रहा है वो सेकंड्स में पूछ रहा है।
तो एक तो कन्वर्जन बहुत आसान है, किसी चीज को याद रखने की या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। 90 किलोमीटर पर आवर है, किलो का मतलब क्या होता है 1000 मीटर्स। एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और एक ओवर में जो सेकंड्स होते हैं वो 3600 होते हैं, डिवाइडेड बाय एक ओवर को सेकंड में आप ले जाएंगे 3600 हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, दीज टू जीरोज विल गेट कैंसिल विद दीज टू जीरोज। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको 9 के टेबल से कैंसिल करता हूं तो 9 के टेबल से मैं कैंसिल करता हूँ तो 9 10 90, एंड 9 4 इज 36। ऊपर आ जाएगा 10 × 10, 10 × 10 इज 100, 100 / 4 है। हम क्या करेंगे, 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर लेंगे, और दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 50। तो 50/2 आ जाएगा, जिसको फर्दर हम कैंसिल करेंगे तो स्पीड जो है ना वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, वो 25 आ जाएगी। तो स्पीड जो है मेरे पास 25 मीटर्स पर सेकंड में आ गई है। अब अगर मैं स्टार्ट में देखूं तो स्पीड क्या थी, डिस्टेंस बाय टाइम थी, और हमने ये टाइम निकालना था टी। तो ये टाइम टी मैं इधर ले जाता हूँ, एस में नीचे ले जाता हूँ, तो D/S कर लेंगे। तो डी की जो वैल्यू है वो 450 हो जाएगी। डिवाइड कर लेंगे हम इसको 25 से, चेकआउट करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सो 5 के टेबल से पहले करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45 और 90 आ गया। अगेन 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 आ गया, और ये 40 आ गया, और 5 8 ज़ा 40। तो 18 सेकेंड जो है वो ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका सी बनता है। तो क्वेश्चन आसान था, फॉर्मूला बेसिक था कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है। तो एक पैटर्न आप देख रहे हो कि आपके टेस्ट के अंदर चीजें डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उनको जो उनकी जो सॉल्विंग है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन डिमांड करती है। तो पेपर में भी आपने चीज का ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ एन इज एन ऑड इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड। एन अगर एक ऑड इंटीजर है तो इनमें से कौन सी चॉइस ऑड होगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ एन को कोई ऑड वैल्यू जो कि है 7 लेट से। तो n+1 जब मैं करूंगा तो 7+1, ऑड नंबर में 1 ऐड करो वो तो इवन आ जाता है। तो ये तो ऑड नहीं है, हमने ये देखना है कि जो कि हमेशा ऑड होगा, जो कि लाजमी ऑड होगा। ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी वो इवन नंबर आ जाता है। तो हमने जो ऑड नंबर सपोज किया वो 7 है। आप वैल्यू सपोज कर लेना, एन की वैल्यू को गिवन नहीं है तो आप कोई भी ऑड नंबर सपोज कर लें। आप कोई और ऑड नंबर सपोज कर लें, मैंने 7 किया तब भी यही आंसर आएगा, 2 7 14 आ जाएगा। अब लेट्स से एक स्टूडेंट है वो कहता है जी मैंने ऑड नंबर जो है ना वो 9 सपोज किया, तो 2 × 9 करें तो हमेशा आपके पास इवन यानी 18 आ रहा है। तो ट्वाइस द ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, तो ये भी चॉइस नहीं होगा। एन का स्केयर, अब ये याद रखिएगा कि इवन नंबर का जब आप स्केयर करते हैं तो वो हमेशा इवन ही आता है, और ऑड नंबर का जब आप स्केयर करते हैं तो वो हमेशा आपके पास ऑड ही आता है। तो 7 का स्केयर, ठीक है, ये 7 जो है ना वो मेरे पास क्या है, वो ऑड नंबर है। तो 7 का स्केयर जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। किसी और ऑड नंबर को भी आप चेकआउट कर लें, 11 को कर लें लेट से, 11 का स्केयर 121 है, ऑड है। तो ऑड नंबर का जब भी स्केयर होता है ऑड आता है, और इवन नंबर का जब भी स्केयर होता है इवन आता है। आप करके देख लें, 6 इवन नंबर है, 6 का स्केयर आप करेंगे 36 आ जाएगा। 10 इवन नंबर है, स्केयर करेंगे 100 आ जाएगा, इवन नंबर है। तो और एन अगर एक ऑड है इनिशियली नंबर, तो हमेशा इनमें से ऑड क्या होगा, उसका स्केयर हमेशा जो ऑड होगा। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। द एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज इज 53 पाउंड। तो क्योंकि आपके करिकुलम में एवरेजेस का बड़ा रोल है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इनके मैंने डिटेल लेक्चर्स करवाए हुए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, उनको लाजमी आपने पेपर से पहले कवर अप करना है, ताकि 100% जो है ना आप अपने क्वान्टिटेटिव के पोर्शन में मार्क्स ले सकें। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 लड़कों की, 3 बॉयज़ की जो एवरेज वेट है वो 53 पाउंड है। नन ऑफ द बॉयज वेज लेस देन 51 पाउंड। तो किसी भी लड़के का जो वेट है वो 51 पाउंड से ज़्यादा कम नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ एनी वन ऑफ द बॉय। एनी वन ऑफ द बॉय का मैक्सिमम पॉसिबल वेट जो है वो कितना होगा। तो देखें, अगर आप 3 नंबर्स के बीच में एवरेज ले रहे हैं तो एक की वैल्यू तभी मैक्सिमम होगी जब बाकी दो की वैल्यू मिनिमम है। जब बाकी दो की कंट्रीब्यूशन उस एवरेज में या वैल्यू उनकी मिनिमम होगी तो थर्ड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब एवरेज जो है ना वो क्या होता है, एवरेज अभी हमने ऊपर भी यूज किया, सम डिवाइडेड बाय एन होता है। तो एवरेज यहां पर कितनी गिवन है, 53। बॉयज कितने हैं, 3। तो एक का वेट मैक्सिमम कब होगा, जब बाकी दो के वेट्स मिनिमम होंगे। यानी मिनिमम कितना वेट हो सकता है, उसने खुद कहा है कि किसी भी बॉय का, किसी भी लड़के का जो वजन है वो 51 पाउंड से कम नहीं है। तो इसका भी 51 है, दूसरे का भी 51 है। तो ये हो जाएगा 53 इज इक्वल टू एक्स प्लस 102 डिवाइडेड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 53 को 3 के साथ, 3 3 ज़ा 9,
3 5 जा 15, 159 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा मेरे पास 159 और राइट साइड पे रह गया x प्लस 102। नेक्स्ट स्टेप में 102 लेफ्ट पे जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 102 जो है वो लेफ्ट पे जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 159 में से जब 102 को माइनस कर लेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 57 आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो 57 आ जाएगी। सो x जो है वो ऑप्शन सी जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो 57 आ जाएगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, the sum of two consecutive numbers is x, very important question, also included in your sample paper as well। तो पास्ट एग्जाम्स में भी आया हुआ है। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज एक्स, दो कंसेक्टिव नंबर्स का जो सम है वो एक्स है। व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट जो है ना वो क्या होगा, उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा। तो मैं ये सपोज करता हूं कि फर्स्ट नंबर जो है वो है लेट से वाई, उसके बाद आने वाला जो कंजेक्टिव नंबर है, तो कंजेक्टिव नंबर कैसे आएगा, एक का इजाफा करके आएगा ना भाई। अगर एक नंबर 11 है तो उससे अगला नंबर 12 है, 1 ऐड करके आएगा। तो अगर एक नंबर y है तो नेक्स्ट कंजेक्टिव नंबर y प्लस 1 है। दोनों का जो सम है वो कह रहा है x के इक्वल है, दोनों का जो सम है वो x के इक्वल है, x के इक्वल है। तो y और y प्लस 1 का जो सम है वो इक्वल है x के। बताओ उनका प्रोडक्ट क्या होगा, और आंसर आपके पास एक्स की फॉर्म में गिवन है, तो हमने उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने बेसिकली वैल्यू निकालनी है y इंटू वाई प्लस 1 की, कंजेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन आंसर एक्स की फॉर्म में है। तो एक्स की फॉर्म में ये तब जाएगा जब हम पहले y को एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, y प्लस वाई हो जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये y आ गया। और सेकंड जो हमें नंबर चाहिए वो इससे अगला नंबर चाहिए जो कि है y प्लस 1। सो y प्लस 1 को मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे निकाल रहा हूँ, y प्लस 1। सो y आया है x माइनस 1 बाई 2, साथ में प्लस 1, एलसीएम लेंगे हम, तो ये जो 2 है यहाँ पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम 2 ही आ जाएगा। x माइनस 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो y की वैल्यू क्या आई, x माइनस 1 बाई 2, जबकि y प्लस 1 की जो वैल्यू आई है वो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आई है, जो कि क्या आई है, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आई है। तो एक y आ गया और दूसरा मेरे पास y प्लस 1 आ गया। अब इनका प्रोडक्ट निकालना था ना, तो प्रोडक्ट क्या है, y इंटू वाई प्लस 1। अब y की जगह पे y की वैल्यू प्लग इन करेंगे जो कि है x माइनस 1 बाई 2, और y प्लस 1 की जगह पे y प्लस 1 की वैल्यू प्लग इन करेंगे जो कि है x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, ऊपर तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज ए स्केयर, विच इज ए स्केयर, विच इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो x इंटू एक्स इज एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइड बाय नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ऊपर आएगा एक्स स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाय 4। सो एक्स स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है दिस इज आवर करेक्ट चॉइस। तो देखने में ना स्टेटमेंट्स बड़ी सीधी सीधी हैं, सिंपल सी हैं, बट जब आप सोल्यूशन करेंगे तो यू नीड टू फॉलो ऑल द रूल्स, यू नीड टू सॉल्व देम विद कंसंट्रेशन एंड मिस्टेक नहीं करनी। अ सम ऑफ रुपीज 8,000 इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम फॉर 3 years पीरियड, व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 8,000 है। सो पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 8,000, एंड रेट यहाँ पर कितना है वो 10% है, टाइम पीरियड कितना है 3 years है। हमसे पूछ रहे हैं कि 3 सालों के बाद टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पीआरटी बाय 100, मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है इसका, पीआरटी बाय 100 है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगा 8,000, रेट है 10, टेन्योर है, टाइम पीरियड है 3 years का, फॉर्मूला में 100 है। ये 100 फॉर्मूला में मैंने इसलिए पहले लिख दिया, परसेंटेज का ही है ये, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, तो ये याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एटलीस्ट आपने जो है ना वो करना है। वैसे तो आप कंपाउंड का भी देखें, ऑन एंड ऑफ इसमें क्वेश्चन आता रहा है और आ भी सकता है। जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 800 इंटू 1 करेंगे 800, एंड फिर 8 इंटू 3 करेंगे 24, और ये 2400 बन गया। तो इंटरेस्ट आया हमारे पास कितना, इंटरेस्ट आया हमारे पास 2400 का। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी भाई, अमाउंट आएगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो ऊपर इंटरेस्ट कमाया है। तो शुरू में तो 8,000 आपने फिक्स डिपॉजिट करा था, उस पर सिंपल इंटरेस्ट 2400 का 3 years में मिला, तो अमाउंट जो है वो 10,400 हो जाएगी। तो अमाउंट जो है वो ऑप्शन सी बन रही है, विच इज 10,400।
Moving on to question number 16. Sana has $100 more than Riha. वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होंगे एटलीस्ट 4 to 5 पेपर में, क्वांटिटेटिव के सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये मिनिमम होंगे, इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स का जो डिटेल्ड लेक्चर है उसको लाजमी आपने कवर अप करना है इंशाल्लाह। तो सना हैज $100 more देन रिया, सना के पास जो है ना $100 ज्यादा है, किससे? रिया से। आफ्टर सना स्पेंड्स $20 ऑन ग्रोसरीज शी हैज 5 times as much money as रिया हैज। हाउ मच मनी डज रिया है? तो शुरू में क्या है, हम ये कहते हैं कि जो सना की अमाउंट है वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, रिया की अमाउंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सना के पास रिया से $100 ज्यादा है, तो सना की जो अमाउंट है वो रिया की अमाउंट प्लस 100 है। जब सना ने $20 स्पेंड कर दिए, यानी सना ने अपनी अमाउंट में से $20 स्पेंड कर दिए, माइनस करेंगे, स्पेंडिंग माइनस हो जाएंगी, तो अब उसके पास रिया की अमाउंट का 5 टाइम मनी है। तो रिया की जो अमाउंट थी वो आर थी, तो उसका उसके पास 5 टाइम्स अमाउंट है। दो ही वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल एस है, दूसरा वेरिएबल आर है। दो इक्वेशन हमें चाहिए, दोनों हमने बना ली। फिर देखते हैं, तो सना के पास $100 ज्यादा है रिया से, तो सना की जो अमाउंट है वो रिया की अमाउंट में 100 ऐड करने से आती है, एक इक्वेशन बन गई है मेरे पास, राइट। फिर उसने कहा कि जब सना अपनी अमाउंट में से $20 को ग्रोसरीज पे खर्च देती है, तो उसकी जो अमाउंट है वो रिया की अमाउंट का 5 टाइम्स हो जाती है। तो एस माइनस 20 करेंगे तो वो 5 आर हो गया। सेकेंड इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल्स हैं, क्विकली रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करके सॉल्व करते हैं। एस माइनस आर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, एस माइनस 5 आर इज इक्वल टू प्लस 20 आ जाएगा। सो ये रीअरेंज कर लिया मैंने, तो एस माइनस 5 आर इज इक्वल टू प्लस 20 बन गया दूसरी इक्वेशन से। दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस एस, माइनस माइनस प्लस 5 आर, और ये माइनस हो जाएगा। एस और माइनस एस कैंसिल हो जाएंगे, 5 आर और आर करेंगे तो 4 आर हो जाएगा, और 100 में से 20 चला जाएगा तो 80 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 4 वन जा, 4 टू जा, तो 20। तो रिया की जो अमाउंट है वो $20 है। तो रिया के पास जो अमाउंट है वो $20 है। अगर वो कहता है कि सना के पास कितनी अमाउंट है, तो फर्स्ट इक्वेशन में 100 ऐड करने से 120 आ जानी थी। तो सना के पास अमाउंट कितनी है, $120 है, मैंने वो भी बता दिया। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का स्टार्टिंग में ही लेक्चर कवर कर लिया था, इसलिए उसको इन डिटेल जो है वो आपने देखना है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोबारा, अलजबरा का पोर्शन है। इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो रूट क्या होता है? रूट को जब भी आप किसी इक्वेशन में प्लग इन करते हैं आंसर 0 आता है भाई। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जो पावर होती है, उसकी जो डिग्री होती है, जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, इसका रूट क्या है? रूट इसका क्या गिवन है? रूट भाई इसका गिवन है 3। 3 प्लग इन करेंगे इसमें, तो 3 का स्क्वायर प्लस के इंटू 3, जहां जहां पर एक्स है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, 9 प्लस 3 के प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3 के इज इक्वल टू 9 और 12 हो जाएगा 21, राइट साइड पे चला जाएगा तो -21 हो जाएगा। कैंसिल कर लेंगे 3 के साथ, के की वैल्यू -7 आ जाए। तो के की जो वैल्यू है वो -7 आ गई हमारे पास। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की वैल्यू जो है वो -7 आ जाएगी। सो के इज -7। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज 27, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? सो सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा ऊपर था कि भाई दो नंबर्स का सम एक्स है, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। वहां पे वेरिएबल्स की फॉर्म में था, यहाँ पे वैल्यू की फॉर्म में है। तो दो नंबर्स का जो सम है, कंसेक्टिव नंबर्स का जो सम है वो 27 है। सो एक नंबर एक्स, उससे अगला नंबर एक्स प्लस 1, दोनों का जो सम है वो 27 है। पहले एक्स निकाल लेंगे, 2x इज इक्वल टू 26 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 13 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 13 आ गई। एक्स प्लस 1 सेकेंड नंबर आ जाएगा, जो कि 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 13 इंटू 14। सो 13 इंटू 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 3 में हम 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, सो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, तो 182 आंसर आ गया। पेपर में वो कंजक्टिव ऑड या इवन इंटीजर का भी जिक्र कर सकता है। तो फिर अगर एक नंबर एक्स है तो उसके बाद आने वाला कंजक्टिव इवन नंबर या ऑड नंबर एक्स प्लस 2 होगा, याद रखिएगा। तो फिर सिर्फ आपने सिर्फ वो स्ट्रैटेजी यूज करनी है जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको इन डिटेल जो है वो कवर अप करवाई हुई है। तो 4 to 5 क्वेश्चन एटलीस्ट विल बी रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स और इंग्लिश टू मैथमेटिक्स इन योर क्वांटिटेटिव सेक्शन।
It's a very popular question. We have done it numerous times, but it is very crucial part of your entrance test. So मैंने बताया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, उसका शॉर्टकट क्या है वो भी दोबारा देख लेते हैं. कहता है अ वर्कर कंप्लीट्स अ जॉब इन 12 days, अनदर वर्कर कंप्लीट्स द जॉब इन 12 days, हाउ मेनी डेज विल दे टेक वर्किंग टुगेदर. सो एक वर्कर है, वर्कर ए, लेट्स से पहला वर्कर ए है, उसको टाइम लगता है 12 डेज का. एक और वर्कर है बी जो सेम काम करता है 18 डेज में. तो कितना टाइम लगेगा दोनों को जब दोनों मिलकर काम करेंगे. इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, टाइम का रेसिप्रोकल ले लेना है ताकि आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाए. तो ए का रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा 1/12, जो जबकि बी का रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा 1/18. दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो वो दोनों का कंबाइंड रेट होगा, सी होगा, ए प्लस बी का रेट, ए का रेट प्लस बी का रेट, तो कंबाइंड रेट आ जाएगा जो कि हो जाएगा 1/12 प्लस 1/18. एलसीएम लेने लेंगे. सो एलसीएम क्या आएगा, 18 इंटू 12 मैंने ले लिया एलसीएम. सो 18 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 1 जा 18, 12 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 1 जा 12, ऊपर आ जाएगा 30 और नीचे आ जाएगा 18 इंटू 12. तो 6 के टेबल से हम कैंसिल कर लेंगे. 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, राइट जी. सो दिस विल बी 5/36. तो ये रेट है इनका. दोबारा रेट का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टाइम आ जाएगा मेरे पास. तो 36/5 करेंगे तो टाइम आ जाएगा, जो टोटल टाइम है यानी कंबाइंड टाइम है दोनों का. 36/5 जो है वो 7.2 होगा. रीजन 36 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं. सो 5 7 जा 35, 1 बचा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, 5 2 जा 10, तो 7.2 आ रहा है आंसर यहाँ पर. ठीक है जी. तो टेबल नहीं आता तो डिवाइड कर लीजिएगा आप. क्वेश्चन नंबर 20 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 360 यूनिट्स इन 12 आवर्स. एक फैक्ट्री जो है वो 360 यूनिट्स बनाती है 12 आवर्स में. हाउ मेनी यूनिट्स कैन इट प्रोड्यूस्ड इन 18 आवर्स एट द सेम रेट. सेम रेट के ऊपर 18 आवर्स में वो कितने यूनिट्स बनाएगी अगर वो 360 यूनिट्स बनाती है 12 आवर्स के अंदर. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक आवर में जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कितने. 360 यूनिट्स हैं 12 आवर्स में. तो एक आवर में जो यूनिट्स प्रोड्यूस पर आवर आ जाएंगे वो 30 आ जाएंगे. 12 1 जा 12 3 जा और साथ में 0 30. तो 30 यूनिट्स पर आवर आ जाएंगे, 30 यूनिट्स पर आवर आ जाएगा आपके पास. ठीक है जी. 18 आवर्स में कितने यूनिट सेम रेट पे बनेंगे, तो वो बनाएगा. तो सेम रेट है यानी 30 यूनिट्स ही पर आवर के हिसाब से रेट जो है वो यहाँ पर चल रहा है. 18 आवर्स में कितने बनेंगे, अब हम 30 को 18 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे. 18 0 से 0, 18 8 8 0 से 0, 8 3 जा 8 3 जा 24 का आ जाएगा. 24 क्रॉस करेंगे, 1 0 से 0, 1 3 जा 3, 0 4 और ये 5 आ जाएगा. 540 यूनिट्स जो है ये प्रोड्यूस करेगा एट सेम रेट पे अगर ये 360 यूनिट्स बनाता है. कितने टाइम में बनाता है 360 यूनिट्स, अगर ये 12 आवर्स के अंदर 360 यूनिट्स बनाता है. तो 540 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा. तो एक बार फिर बता दूं कि आपका जो IOBM का, CBM का और जो आपका जैबिस का क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो 5 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है. परसेंटेजेस होती हैं उसके अंदर, नंबर 2 पे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं उसके अंदर, नंबर 3 पे उसके पास उसमें अलजबरा है, नंबर 4 उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है. इंग्लिश टू मैथ्स है उसके अंदर. उसके साथ फिर उसमें आपने एवरेजेस को देखना है और उसमें आपने जो बेसिक अलजबरा मैंने ऑलरेडी जैसे कि बताया कि उनको देखना है. तो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर ये डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होंगी जो कि रेशियोज, प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस और एवरेजेस के साथ मेनली रिलेट कर रहे होंगे. तो ये आपका मेन मैथमेटिक्स की चीज़ें होंगी. इसमें फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है. एंगल्स को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है फॉर दीज पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़. आपको लॉग्स को या मैट्रिसेस को या सेट्स को या जो बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को करवाता होता हूँ फॉर योर इंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं वो नहीं है. आज का ये जो लेक्चर है इसमें हमने कोशिश भी की है कि पर्टिकुलरली जो आपके इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं इनके पास पेपर्स के, रिसेंट पास पेपर्स के क्वेश्चंस को जो है ना वो ऐड किया है. सो इनको प्रैक्टिस करें. इसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज से मेरे चैनल के ऊपर भी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि इन पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हैं और वो भी इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, वो भी आप कवर करें ताकि आप इंशाल्लाह जो है अच्छे से अच्छा स्कोर जो है वो अपने टेस्ट में कर सकें. Like, comment, and subscribe.